अनामिका अपने काम से वापस घर आई तो राजवीर उससे बोला, अनामिका, तुम्हें मुझसे शादी करके बहुत पछतावा होता होगा ना। मेरी वजह से तुम्हें कितनी मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। राजवीर ने बहुत इमोशनल होते हुए कहा, नहीं नहीं राजवीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आज आप ऐसी बातें क्यों लेकर बैठ गए? अनामिका ने कहा, क्योंकि मैं एक नाकाम मर्द हूँ अनामिका। मैं घर में निठल्ला बैठा रहता हूँ और तुम्हें कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तुमसे शादी करने के 6 साल बाद भी तुम्हें वे सारी खुशियाँ नहीं दे पाया जिनको मैंने तुमसे देने का कभी वादा किया था। राजवीर ने अनामिका की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मुझे सब कुछ दिया है, 2 इतने अच्छे बच्चे, ये छोटा सा खूबसूरत घर, ये सब आपकी ही बदौलत तो है। अनामिका ने राजवीर के चेहरे पर प्यार का एक चुंबन देते हुए कहा। राजवीर ने भी अनामिका को अपनी बाहों में कस लिया। गोपालगंज नामक गांव में ही अनामिका और राजवीर के घर थे। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना होता था और घर के बाहर दोनों का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था। दोनों ने शादी की योजना भी बना ली थी। साथ ही दोनों ये भी जानते थे कि ये शादी दोनों के घर वालों को मंजूर नहीं होगी, क्योंकि दोनों की जातियां इस मामले में सबसे बड़ा रोड़ा थी। राजवीर ब्राह्मण परिवार का लड़का था और उसका छोटा भाई राजनीति में घुस चुका था और गांव का प्रधान बन गया था। अनामिका एक गड़रिया की बेटी थी। इस इश्क के चलते अनामिका शादी के पहले ही पेट से हो गई और अब इन दोनों पर शादी करने की मजबूरी और भी बढ़ गई थी। फिर क्या था, दोनों ने अपने अपने घर पर विवाह प्रस्ताव रखा, पर दोनों ही परिवारों ने शादी के लिए मना कर दिया। इसके बाद इन दोनों ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ एक मंदिर में शादी कर ली, पर दोनों के ही घर वाले उन्हें अपनाने और घर में पनाह देने के खिलाफ थे। इसीलिए अनामिका और राजवीर को उसी गांव में अलग रहना पड़ा। दोनों ने गांव के एक कोने में एक झोपड़ी बना ली थी। दोनों का जीवन प्रेम पूर्वक गुजरने लगा। राजवीर के पास तो कोई काम धाम नहीं था, इसीलिए अनामिका को ही घर के मुखिया की तरह घर चलाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। गोपालगंज से 15 किलोमीटर दूर एक कस्बे के एक पोस्ट ऑफिस में अनामिका को कच्चे तौर पर लिखा पढ़ी का काम मिल गया था। उसे रोज़ सुबह 12 बजे से शाम 5 बजे तक की ड्यूटी देनी पड़ती थी, पर वो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटी। धीरे धीरे अनामिका की मेहनत रंग लाई। घर में 4 पैसे आने लगे तो समय को मानो पंख लग गए और इसी दौरान अनामिका 2 बेटियों की माँ बन गई थी। अनामिका ने उनके लालन पालन और अपने काम में बहुत अच्छा तालमेल बैठा लिया था। बच्चों की दिक्कत कभी उसके काम के आड़े नहीं आई, जिसका श्रेय राजवीर को भी जाता है, क्योंकि जब भी अनामिका बाहर जाती है राजवीर घर पर रहकर बच्चों का ध्यान रखता है। अनामिका ने कस्बे के स्कूल जाकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई कर ली थी और उसके बाद प्राइवेट फॉर्म भरकर ग्रेजुएशन भी कर ली थी। बचपन से ही अनामिका को समाज सेवा करने का बहुत शौक था। उसके मन में गरीबों के लिए खूब दया का भाव था। इसीलिए वो अब पोस्ट ऑफिस में डाक को छांटने और लिखा पढ़ी के काम के साथ साथ शहर की एक समाज सेवी संस्था के साथ जुड़ गई थी, जो महिलाओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ काम करती थी। इस संस्था से जुड़कर अनामिका को मशहूरी मिलनी भी शुरू हो गई थी। शुरुआत में तो वो महिलाओं में जन जागरण करने के लिए पैदल ही गांव-गांव घूमती थी। इस काम में उसकी सहायक महिलाएं भी उसके साथ होती थी, पर जब काम का दायरा बढ़ा तो उसने अपने लिए एक ई-रिक्शा भी खरीद लिया। फिर क्या था, वो खुद आगे ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती और पीछे अपनी सहायक महिला दोस्तों को वो खुद बिठा लेती और गांवों में महिलाओं को सचेत करती और उन्हें आत्मनिर्भर होने का संदेश देती। धीरे धीरे अनामिका पूरी इलाके में रिक्शे वाली भाभी के नाम से जाने लगी। समाज सेवा का काम बढ़ जाने के चलते अनामिका ने पोस्ट ऑफिस वाला काम भी छोड़ दिया था।
और अपने को पूरी तरह से समाज सेवा में लगा दिया। गैर जाति में शादी कर लेने के चलते अनामिका और राजवीर पहले से ही गांव के सवर्ण लोगों की आंख में बालू की तरह खटक रहे थे। ऊपर से अनामिका के इस तरह समाज सेवा वाले काम ने घमंडी मर्दों के लिए एक और परेशानी खड़ी कर दी थी। गांव के लोगों को लगने लगा कि अगर अनामिका इसी तरह से लोगों को अपने होने वाले जोर जुल्म के खिलाफ जागरूक करती रही तो एक दिन मर्दों का दबदबा ही खत्म हो जाएगा। एक दिन जब अनामिका अपने ई रिक्शा से काम के बाद वापस आ रही थी तो राजवीर के छोटे भाई राज, जो गांव का प्रधान भी था, उसने उसका रास्ता रोक लिया। क्या भाभी, कहाँ चक्कर में पड़ी हो? इस झमेले वाले काम के चक्कर में जरा अपनी कोमल काया को तो देखो, कैसी काली पड़ गई हो। राज ने अनामिका के सीने पर नजरें गड़ाते हुए कहा। दिन रात मेहनत करने से तुम्हारा मांस तो गल ही गया है, सूख कर काटा होती जा रही हो और इन कोमल हाथों में ई रिक्शा चलाकर छाले पड़ गए हैं। क्या इसी दिन के लिए तुमने भैया से शादी की थी कि तुम्हें गलियों की धूल खानी पड़े? राज की नजरें अब भी अनामिका के शरीर का मुआयना कर रही थी। क्या भैया, आज बड़ी चिंता हो रही है मेरी? अनामिका ने ऊंची आवाज में कहा। क्यों नहीं होगी चिंता? अब आप भले ही नीची जाति की हो, पर अब तो मेरी भाभी बन गई हो ना। तो हम लोग अपनी भाभी की चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वैसे सच कहते हैं भाभी, तुम्हें देखने से ये नहीं लगता कि तुम 2 बच्चों को पैदा कर चुकी हो। बड़ा फिगर मेंटेन किया है आपने। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हो? आखिर चाहते क्या हो? अनामिका की आवाज़ तेज थी। कुछ नहीं भाभी, बस इतना चाहते हैं कि आप एक रात के लिए हमारे साथ सो जाओ। राज अपनी बात को अभी खत्म भी नहीं कर पाया था कि तभी अनामिका के एक तेज हाथ का जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। राज गाल पकड़कर रह गया था। कुछ दूरी पर खड़े लोगों ने भी ये मंजर देख लिया था। अचानक पड़े थप्पड़ के चलते और मौके की नजाकत को देखते हुए राज वहां से तुरंत हट गया। मन में अनामिका से बदला लेने की बात ठान ली। उस दिन की घटना का जिक्र अनामिका ने किसी से नहीं किया और सामान्य होकर काम करती रही। जिस समाज सेवी संस्था के लिए अनामिका काम करती थी, वो संस्था उसके द्वारा की जा रही कोशिशों से काफ़ी खुश थी और अनामिका अपने काम को और भी बढ़ाने में लगी हुई थी। दिन भर जनसंपर्क के बाद जब अनामिका शाम को घर लौटती तो पति और बच्चे घर के दरवाजे पर इंतजार करते मिलते। उन्हें देखकर उसकी सारी थकान मिट जाती और वो अपनी बच्चियों को अपने बाहों में भर लेती और अपने स्नेह भरी आंखों से अपने पति को भी धन्यवाद देती कि उसने बेटियों का ध्यान रखा। आज जब काम के बाद अनामिका घर लौट रही थी तो उसकी दोनों बेटियां गांव की टॉफ़ी और चिप्स की दुकान पर चिप्स खरीदती दिखी। उन्हें इस तरह बाहर का सामान खरीदने के लिए अनामिका ने पैसे तो नहीं दिए थे, फिर इनके पास पैसे कहाँ से आए? अरे तुम यहाँ चिप्स खरीद रही हो, पर ये तो बताओ कि तुम्हारे पास चिप्स के लिए पैसे कहाँ से आए? अनामिका ने उन्हें बहलाकर पूछा। माँ, हमें पापा ने पैसे दिए थे और ये भी कह रहे थे कि बाहर जाकर खेलना, तभी हम लोग बाहर घूम रहे हैं, बड़ी बेटी ने जवाब दिया। न जाने क्यों, पर अनामिका को ये बात कुछ अजीब सी लगी, पर फिर भी उसने सोचा कि बच्चे अकेले राजवीर को परेशान कर रहे होंगे, तभी उसने पैसे देकर बाहर भेज दिया होगा। इसी सोच के साथ वो बच्चों को लेकर घर आ गई। घर में राजवीर बिस्तर पर पड़ा हुआ आराम कर रहा था। अनामिका के घर पहुंचने पर भी वो लेटा रहा और सिर दर्द होने की बात भी बताई। अनामिका ने हाथ पैर धोकर चाय बनाई और दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। चाय पीने के बाद जब अनामिका रसोई घर में काम करने गई तो वहां उसको एक पायल मिली। पायल देखकर उसे ऐसा लगा कि कहीं उसके पीछे किसी से राजवीर का मामला तो नहीं चल रहा। अनामिका ने वो पायल अपने पास रख ली और राजवीर से इस बात का जिक्र तक नहीं किया। एक दिन की बात है, अनामिका काम से थकी हारी आ रही थी। उसने देखा कि उसकी दोनों बेटियां
उसी दुकान पर फिर से कुछ खाने का सामान खरीद रही थी। आज वो चौंक उठी थी, क्योंकि इस तरह से बच्चियों को पैसे लेकर दुकान पर आना उसे ठीक नहीं लग रहा था। अरे आज फिर पापा ने पैसे दिए क्या? अनामिका ने पूछा। नहीं माँ, आज हमारे घर में गांव की एक आंटी आईं और उन्होंने ही हमें पैसे दिए। बच्चों की बात पर सीधा भरोसा करने के बजाय अनामिका ने घर जाकर देखना ही उचित समझा। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर क्या हो रहा है ये जानने के लिए अनामिका ने दरवाजे के झिर्री से आंख लगा दी, तो अंदर का सीन देखकर वो दंग रह गई। कमरे में राजवीर किसी औरत पर झुका हुआ था और अपने होठों से वो औरत भी राजवीर का पूरा साथ दे रही थी। उन दोनों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई किसी के साथ जबरदस्ती कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे के अंदर जो भी हो रहा था वो दोनों की रजामंदी से हो रहा था। ये सब देखकर अनामिका वहीं धम्म से दरवाजे पर बैठ गई। आंसुओं की धारा उसकी आंखों से बहे जा रही थी। कुछ देर बाद खटाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और एक औरत अपनी साड़ी के पल्लू को सही करते हुए बाहर निकली। अनामिका ने उसे पहचान लिया था। ये गांव की ही एक औरत थी जिसका पति बाहर शहर में रहता है और तीज त्योहार पर ही आता है। गांव में ये औरत अपने ससुर के साथ रहती है। अनामिका उस औरत से एक भी शब्द नहीं कह पाई। अलबत्ता वो औरत पूरी बेशर्मी से अनामिका को देखकर मुस्कुराते हुए चली गई। अनामिका बड़ी मुश्किल से अंदर गई। राजवीर ने अनामिका से हाथ जोड़ लिए। मैं बेकसूर हूँ अनामिका, ये औरत गांव में बिना मर्द के रहती है। आज जबरन मेरे कमरे में घुस आई और बच्चों को बाहर भेज दिया। फिर मुझसे कहने लगी कि अगर मैंने उसकी प्यास नहीं बुझाई तो वो मुझ पर बलात्कार का आरोप लगा देगी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता? मैं बहुत ही मजबूर था। इतना बोलकर राजवीर रोने लगा था। अनामिका कुछ नहीं बोल सकी। शायद अभी उसमें सही गलत का फैसला करने की हिम्मत नहीं रह गई थी। अगले 15 दिनों तक अनामिका अपने पति का बर्ताव देखने और नज़र रखने की गरज से काम पर नहीं गई और ना ही घर से बाहर निकली। इन दिनों में राजवीर ने बड़ा ही संयमित जीवन बिताया। रोज नहा धोकर पूजा पाठ में ही रमा रहना उसके रोजमर्रा के कामों में शामिल था। उसका आचरण देखकर अनामिका को लगने लगा कि राजवीर जो कह रहा था वो सही है। गलती राजवीर की नहीं, गलती उसी औरत की ही है। कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले की तरह हो गया। फिर अनामिका काम पर जाने लगी। उसे विश्वास हो चला था कि उसका पति उससे सच बोल रहा है, पर उसका ये विश्वास तब गलत साबित हो गया जब उसने एक बार फिर राजवीर और उस औरत को एक साथ संबंध बनाते हुए पकड़ लिया। अनामिका दुख और गुस्से में डूब गई थी और अब उसने मन ही मन कुछ कठोर फैसला ले लिया था। अनामिका अपनी बेटियों को अपने साथ लेकर सीधे गांव के प्रधान राज के पास पहुंची। उसे देखकर राज की बांखें खिल गईं। अरे अरे भाभी जी, आज हमारे दरवाजे पर आई हैं। अरे धन्य भाग्य हमारे, बताइए भाभी हमारे लिए क्या आदेश है? राजवीर का एक दूसरी औरत के साथ गलत संबंध है। मैंने खुद अपनी आंखों से उन दोनों को गलत काम करते हुए देखा है। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अब मैं राजवीर के साथ और नहीं रहना चाहती। तुम इस गांव के प्रधान हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। सही कहा आपने भाभी, मैं इस गांव का प्रधान हूँ और इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों की मदद करूँ और आपकी भी। पर गांव का प्रधान कोई भी फैसला अकेले नहीं सुना सकता। उसके लिए पंचायत बुलानी पड़ेगी। और भाभी जी, आपका मामला तो बहुत ही संगीन है, तो हम ऐसा करते हैं कि कल ही पंचायत बुला लेते हैं। आप कल सुबह 11 बजे पंचायत भवन में आ जाना। तब तक हम राजवीर भैया को भी संदेश पहुंचा देते हैं। ये सुनकर अनामिका वहां से चली गई और अगले दिन 11 बजने का इंतजार करने लगी। अगले दिन ठीक 11 बजे पंचायत बुलाई गई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग भी थे। अनामिका के माता पिता भी थे, पर राजवीर के माता पिता ने ये कहकर आने से मना कर दिया
कि लड़के ने अपनी मर्जी से निचली जाति से शादी की है। अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जैसा किया है वैसा भुगते। लिहाजा राजवीर अपना पक्ष खुद ही रखने वाला था। पंचायत की कार्यवाही शुरू हुई। पहले अनामिका को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर राजवीर से शादी की थी, जिससे मैं खुश भी थी। पर अब मेरे पति के गांव की ही दूसरी औरत के साथ गलत संबंध बन गए हैं, जिन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसके बावजूद मैंने राजवीर को संभलने का एक मौका भी दिया, पर वो फिर भी गलत काम करता रहा। इसीलिए मैं उसके साथ और नहीं रहना चाहती। मैं राजवीर से तलाक लेना चाहती हूँ। कार्यवाही आगे कोर्ट तक ले जाने से पहले मैं पंचायत की इजाज़त चाहती हूँ। इसके बाद राजवीर बोला, मैंने तो गले में कंठी धारण कर रखी है, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। और सारा गांव जानता है कि जब अनामिका काम पर जाती है तो मैं अपनी बेटियों के साथ घर पर रहता हूँ। अब अपनी बेटियों के सामने कोई भला ऐसा काम कैसे कर सकता है? फिर भी अनामिका के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत हो तो वो अभी पेश करे। अगर सही निकलेगा तो मैं तुरंत ही तलाक दे दूंगा। राज तो पहले से ही अनामिका से बदला लेना चाहता था, पर ऐसा नहीं कर पा रहा था। आज उसके सामने अनामिका को जलील करने का अच्छा मौका था, और पंचायत में भी सभी राज की मंडली के ही लोग थे। राज द्वारा पंचायत का फैसला सुनाया गया। अनामिका किसी भी तरह से अपने पति को गुनहगार साबित नहीं कर पाई और ना ही राजवीर के खिलाफ कोई सबूत ही पेश कर पाई है। पंचायत को लगता है कि राजवीर बेकसूर है, इसीलिए पंचायत के मुताबिक दोनों को एक साथ ही रहना होगा। इनका तलाक नहीं कराया जा सकता। अनामिका ने अपने बेकसूर पति पर बेवजह आरोप लगाए और पंचायत का समय खराब किया, इसीलिए अनामिका को सजा भुगतनी होगी। अनामिका को ये पंचायत 10,000 रुपये बतौर जुर्माना जमा करने का हुक्म देती है, और पैसे न जमा कर पाने की हालत में अनामिका पर कड़ी कार्यवाही भी हो सकती है। जुर्माना परसों शाम तक प्रधान के पास जमा हो जाना चाहिए। ये फैसला सुनकर अनामिका टूट गई थी। जो अनामिका कुछ दिनों पहले तक महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जगा रही थी, वही अनामिका जिसने अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, उसे ही धोखा मिला। और सब बातों के साथ साथ अनामिका के सामने इतने पैसे जुर्माने के तौर पर जमा करने का हुक्म भी बजाना था, नहीं तो जालिम पंचायत न जाने क्या करवा दे। एक दिन बीत गया था। पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसे जमा थे और कुछ संदूक में थे। उन्हें मिलाकर 8,000 रुपये ही हो सके। जब और पैसे का इंतजाम नहीं हो सका तो तय समय पर अनामिका इतने ही पैसों को लेकर पंचायत के सामने पहुंची और जुर्माने के पूरे पैसे जमा कर पाने में अपनी मजबूरी दिखाई। प्रधान राज ने बोलना शुरू किया, अनामिका हमारी भाभी लगती है, ये कहे तो हम सारा जुर्माना खुद ही जमा कर देंगे, पर क्यों करें? इंसाफ और धर्म के हाथों मजबूर हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। और हमारी अनामिका भाभी जुर्माना जमा नहीं कर पाई हैं, इसीलिए पंचों का फैसला है कि इनको बाकी के बचे 2,000 रुपयों के बदले दूसरी तरह का जुर्माना देना होगा। और वो जुर्माना ये होगा कि हमारे खेत में जितना कटा हुआ गेहूं पड़ा हुआ है उसे किसी भी तरह से हमारे आंगन तक पहुंचाना होगा। एक बार फिर वो पंचायती फरमान सुनकर अनामिका दंग रह गई थी। वो शायद भाग ही जाती, पर 2 बच्चियों को छोड़कर जाना संभव नहीं था। और फिर राजवीर का क्या भरोसा? बोलो, जुर्माने के तौर पर दी जाने वाली सजा मंजूर है तुम्हें? प्रधान राज की आवाज़ गूंजी। कोई चारा नहीं था उस अबला अनामिका के पास, पर वो इस समय एक ऐसे दर्द में थी जिसे एक दूसरी औरत ही समझ सकती थी। अनामिका ने हिम्मत जुटाई और सभी के सामने बोल दिया, फैसला मंजूर है, पर मैं अभी ये सजा नहीं झेल सकती। पर क्यों? एक सरपंच बोला। क्योंकि मैं अभी रजस्वला हूँ। सारी बैठी औरतें सन्न रह गईं और आपस में खुसर फुसर करने लगी।
मैं इस समय कोई भारी चीज नहीं उठा पाऊंगी। इसीलिए मैं विनती करती हूँ कि अभी मेरी ये सज़ा माफ़ कर दी जाए। लेकिन प्रधान और पंचायत के कानों में जू तक नहीं रेंगी और ना ही किसी औरत के प्रति इस हालत में जरा भी हमदर्दी आई। लिहाजा अनामिका को पंचायत की बात माननी पड़ी। उसने खेत में पड़ा गेहूं बोरियों में भरना शुरू किया और बोरी को लाद लाद कर प्रधान के घर में रखना शुरू कर दिया। सूरज ऊपर तप रहा था। अनामिका की आंखों में आंसू थे, पर वो अपने को किसी जाल में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। वो अभी कुछ ही बोरी रख पाई थी कि उसके पैर कांपने लगे। उसकी जांघें छलनी हो गई थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो और नहीं सह सकी और वहीं बेहोश हो गई। अनामिका की आंख जब खुली तो उसने अपने आसपास सभी साथियों को पाया जो समाज सेवा के काम में अनामिका के साथ ई रिक्शे पर बैठकर जाती थीं। उन लोगों ने ही अनामिका को अस्पताल में भर्ती कराया और उससे बिल्कुल भी चिंता न करने की सलाह दी। जब अस्पताल से अनामिका को छुट्टी मिली तो वो वहाँ से अपनी साथियों की मदद से महिला आयोग पहुँची, जहाँ उसने अपने ऊपर हुए जुल्म की दास्तां बताई और ये भी बताया कि किस तरह से उसका पति एक दूसरी औरत के साथ जिस्मानी संबंध रखे हुए है, जबकि उन दोनों ने आपसी सहमति से प्रेम विवाह किया था। महिला आयोग ने अनामिका से हमदर्दी तो दिखाई, पर यह भी कहा कि आप पढ़ी लिखी लगती हैं और जब तक आपके पास अपने पति के खिलाफ दूसरी महिला के साथ संबंध होने का कोई सबूत नहीं होगा, तब तक हम चाहकर भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अनामिका निराश होकर वहाँ से लौट आई और ये सोचने लगी कि सबूत कैसे जुटाया जाए। फिर कुछ दिन बीतने के बाद अनामिका एक दिन दोपहर में चोरी छुपे अपने गांव के घर में पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा राजवीर ने खोला और अनामिका को देखते ही बिफर गया। तो फिर यहाँ आ गई अपनी शक्ल दिखाने के लिए। राजवीर, 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। हमने तो प्रेम विवाह किया था, फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? अनामिका ने पूछा। प्रेम विवाह? क्या तुम नहीं जानती कि हम दोनों अलग अलग जाति से संबंध रखते हैं और हमारे गांव में किसी भी छोटी जाति वाली लड़की से शादी करने वाले को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। पूरे गांव ने मेरा बहिष्कार कर दिया। मैं अब और नहीं सह सकता। और फिर तुम्हारे अंदर भी मैंने एक कमाऊ औरत होने का अहंकार देखा। तुम काम से आकर मुझ पर एहसान दिखाती थी और अक्सर ही मेरा बिस्तर बिना गर्म किए ही सो जाती थी और मैं रात भर करवट बदलता रहता था। और फिर तुम्हारे भी तो बाहर और भी कई मर्दों के साथ संबंध हैं, इसीलिए मैंने भी इस औरत के साथ संबंध बना लिए हैं और आगे भी मैं इसी के साथ रहूँगा। राजवीर ने सब स्वीकार कर लिया। पर मैंने तुमसे प्रेम। अनामिका का स्वर बीच में ही रुक गया। हट जाओ यहाँ से, गडरिया की जाति। चली है एक ब्राह्मण से इश्क लड़ाने। भाग जा यहाँ से और दोबारा इस दरवाजे पर मत आना। दहाड़ उठा था राजवीर। अनामिका पीछे चल दी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आगे चलकर उसने अपने हैंडबैग में छुपा खुफिया कैमरा निकाला और उसमें होने वाली रिकॉर्डिंग बंद कर दी और अब उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। ये वीडियो रिकॉर्डिंग उसने कोर्ट में पेश की, जहां पर राजवीर को अपनी पत्नी के मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए और दूसरी महिला से संबंध रखने के आरोप में सजा सुनाई गई। यही नहीं, पंचायत द्वारा एक स्त्री पर अमानवीय व्यवहार करने के जुर्म में पंचायत के सभी सदस्यों को भी सजा दी गई और प्रधान को तत्काल प्रभाव से उसके पद से भी हटा दिया गया। ये एक औरत की जीत थी, उसके सम्मान की जीत। अनामिका और राजवीर का तलाक हो गया। उसके बाद अनामिका एक किराए के घर में अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी और काम करके सम्मान की जिंदगी जी रही थी। इतना ही नहीं, वो अपने बच्चों को भी सम्मान से जीना सिखा रही थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।